होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्पेन ऑफ कंट्रोल फॉर द ऑपरेशन डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर। ये सवाल है कि ऑपरेशन डायरेक्टर के लिए ये बताएं उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना है, और फाइनेंस डायरेक्टर के लिए बताएं कि उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना है। ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट की जगह ये बच्चों को मैं ऐड कर दूं। सो आपका सवाल ये है कि सर 1 मिनट सबर कीजिएगा। जी, ओके। आपका सवाल ये है, क्या नाम है, हनीश ने भी सवाल पूछा, अमर ने भी सवाल पूछा है, सर इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये, सबसे पहले आ जाए ऑपरेशन डायरेक्टर के ऊपर। ये कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ तो आपको नजर आ जाए, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें और भी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। देखिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग के डायरेक्टर के अंडर में एक आ रहा है मार्केटिंग डायरेक्टर, एक आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, एक आ रहा है ऑपरेशन डायरेक्टर, और इसके अलावा एक आ रहा है फाइनेंस डायरेक्टर। अगर सवाल में वो ये पूछता, अगर वो सवाल में ये पूछता हमसे, 1 मिनट यार, असल में बच्चे ऐड हो रहे हैं ना, उनको भी ऐड करना है, ठीक है। गाइस अगर वो सवाल में ये पूछता ना कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में कितने लोग आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, इसके अंडर में कितने लोग आ रहे हैं। तो इसके अंडर में एक फाइनेंस डायरेक्टर है, एक मार्केटिंग है, एक एचआर है, एक ऑपरेशन है। तो कितने बंदे आ रहे हैं? 4 बंदे आ रहे हैं। तो इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा 4। स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एनी पर्सन। किसी भी बंदे के अंडर में डायरेक्ट कितने लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट उसके अंडर में। तो उसके अंडर में ये 4 लोग हैं। बाकी जो लोग हैं ना, उनको ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, उसको फिर ये डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल में उसने ये नहीं पूछा। सवाल में उसने पूछा है कि ये बताओ, ये जो ऑपरेशन डायरेक्टर है इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना है, इसके डायरेक्ट अंडर में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाँ लिख सकते हैं बेटा, अमर बेटा नेम लिख सकते हैं। तो ऑपरेशन डायरेक्टर के अंडर में जो उसके डायरेक्ट अंडर में आ रहे हैं, वो 10 सुपरमार्केट मैनेजर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे 10, उसके आगे लिख दीजिएगा सुपरमार्केट मैनेजर्स। ये बाकी लोग भी इसके अंडर में आ रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उनको नहीं कह सकता। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में स्वीपर भी आता होगा, लेकिन वो स्वीपर को डायरेक्ट कॉल नहीं करते होंगे। वो पहले किसको बोलते होंगे? उनके अंडर में मिनिस्टर्स हैं, वो उनको बोलते होंगे। फिर मिनिस्टर जाके दूसरे बंदे को बोलते होंगे, और वो दूसरे बंदे को बोलते होंगे, वो जाके स्वीपर को बोलते होंगे। इसकी एक और एग्जांपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब उनके अंडर में सारा स्टाफ है, यानी पूरा का पूरा स्टाफ उनके अंडर में है, लेकिन वो स्वीपर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कोई भी बात। उनको अगर स्वीपर को कुछ बोलना है, या क्लास नर्सरी की मिस को कुछ बोलना है, तो वो रिलेवेंट हेड को बोलेंगे, हेड उनको बोलेंगे। तो ये सारे बंदे वैसे ऑपरेशन डायरेक्टर के अंडर में हैं, लेकिन हमें जब स्पैन ऑफ कंट्रोल का सवाल आए, हमें वो बताना है जो उसके अंडर में डायरेक्टली आ रहा हो। तो सवाल में पूछा है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका बताओ? ऑपरेशन डायरेक्टर का बताओ। तो उसके अंडर में कितने लोग आ रहे हैं? 10 सुपरमार्केट मैनेजर्स आ रहे हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी, अगला सवाल वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ, वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ, ये जो फाइनेंस डायरेक्टर है, ये जो फाइनेंस डायरेक्टर है, इसके अंडर में कितने लोग आ रहे हैं? इसके अंडर में 3 लोग आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 3 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? यहां तक कोई इशू बेटा? जी, यहां तक कोई इशू? जल्दी बताएं, अगर आपको बातें क्लियर हो गई तो मैं आगे चलूं। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। आपको क्वेश्चन 1 के ई पार्ट में मसला आ रहा है। ई पार्ट में लास्ट टाइम समझा चुका हूं बेटा यार। ई पार्ट जो है बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था। चलो फिर भी मैं समझा देता हूँ, फिर भी मैं आपको इसका ई पार्ट समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट कीजिएगा जी। देखें, सवाल में कह रहा है, डू यू थिंक साशा इज राइट टू से दैट हर वर्कर डू नॉट नीड टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन। वो सवाल में ये कह रहा है, ये बताएं क्या साशा राइट है? साशा असल में ये पूरी केस स्टडी अगर आप पढ़ेंगे ना, इस केस स्टडी में लिखा हुआ है कि साशा कह रही है बाकायदा, साशा ने यहाँ लिखा हुआ है कि साशा बिलीव्स इन, साशा बिलीव्स इन अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल।
Sasha says that being a good manager is very important to the success of the business. Very few workers leave each year. Acha. So she she sees no need for any of her workers to join a trade union. इसका आंसर कैसे देंगे? पहले तो आपने ट्रेड यूनियन का पॉजिटिव पॉइंट बताना है. सवाल में क्या पूछा है पहले देख लेते हैं. Do you think Sasha is right to say that her worker do not need to join a trade union? Justify your answer. तो पहला काम क्या करना है, आपने ट्रेड यूनियन के फेवर में बात करनी है. ठीक है, ट्रेड यूनियन से क्या होगा मुझे बताएं. कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी तो मिस्टेक्स कम होंगे. कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी तो मोटिवेशन लेवल ज्यादा हो जाएगा वर्कर का. ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी तो वो काम टाइम पर करेंगे. ठीक है, सुपरविजन अच्छी हो जाएगी. यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, फिर हमें एक नेगेटिव पॉइंट लिखना है. देखिए ई पार्ट में अपने दो काम करने हैं. जी जी जी, अक्सर बेटा सही फरमा रही है. ई पार्ट का रूल ही ये होता है, एक पॉइंट फेवर में देना है, एक पॉइंट अगेंस्ट में देना है. अगर जस्ट एक ही चीज पे फोकस हो. ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी. इवन डेफिनेशन बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम होता है. हमें अपनी एक्सप्लेनेशन को अच्छा करना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. दूसरा, दूसरी चीज नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं. ट्रेड यूनियन का नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? अगर हम साशा के एंगल से देखें, सवाल साशा के एंगल से, साशा को क्या नुकसान होगा ट्रेड यूनियन से? साशा को ये नुकसान होगा कि जब वर्कर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी. बार्गेनिंग पावर मतलब उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ जाएगी. जब वो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी तो वो थ्रेट देंगे, वो डिमांड करेंगे हायर वेजेस का. एंड अगर उनको हायर वेजेस नहीं मिलेगी तो वो कंपनी के खिलाफ इंडस्ट्रियल एक्शन लेंगे, मतलब स्ट्राइक करेंगे, जिससे कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट कि कम्युनिकेशन अच्छी होगी जिससे मिस्टेक कम होंगे, और एक नेगेटिव पॉइंट, वर्कर विल डिमांड हायर वेजेस इफ दे विल बिकम ए मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन. ठीक है ना. एंड अल्टीमेटली इफ डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड दे विल गो फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन व्हिच मे हार्म द रेपुटेशन एंड आउटपुट ऑफ द बिजनेस. यहां तक बातें क्लियर है? आगे चलूं? अमर बेटा, हनीश बेटा, मेरी बातें क्लियर है? ठीक. अब यस आते हैं कंक्लूजन पे. अब इस सवाल को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ. इस सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब सवाल जनरल आता है. अब अगर कैसे सवाल आएगा, डू यू थिंक, अब सवाल पता है कैसे आएगा, डू यू थिंक that businesses should not allow workers to join a trade union? Justify us. अब नॉर्मल सवाल आएगा, क्या आप समझते हैं कि जितने भी बिजनेस हैं उनको वर्कर को अलाउ नहीं करना चाहिए? तो हम पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे भी मैंने बताया. कंक्लूजन में आपने क्या करना है, अब जैसे ये सवाल तो स्पेसिफिक है तो आप केस स्टडी को देखेंगे, लेकिन पेपर में सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो कंक्लूजन हम डिपेंड बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे इट डिपेंड अपॉन द leadership style of the employer as well as number of workers. Leadership style of the employer as well as number of workers. अगर लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक है, लीडरशिप स्टाइल लेजिस फेयर है, तो फिर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक है, इट मींस वर्कर आर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसमें फिर ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए. बिजनेस छोटा है, वर्कर कम है, तो वो मैनेज हो सकते हैं. बिजनेस बड़ा है तो टाइम नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो बेहतर है कि वर्कर क्या करें, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करें. जी बेटा, मुझे बताएं यहां तक मेरी बातें क्लियर होगी ताकि मैं आगे जाऊं. तो अगर पेपर में जनरल सवाल आए तो हम डिपेंडेंट बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? इट डिपेंड अपॉन द लीडरशिप स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट का लीडरशिप स्टाइल फ्रेंडली है, मतलब डेमोक्रेटिक है, लेजिस फेयर है, तो इट्स ओके. अगर ऑटोक्रेटिक है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, वर्कर डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होंगे, तो वहां फिर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना बेहतर है. बिजनेस बहुत छोटा है, मतलब ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, एक ही ब्रांच है और वर्कर्स भी कम है, तो ट्रेड यूनियन की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, वर्कर्स की तादाद ज्यादा है, तो एक एक से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगा, तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना अच्छी बात है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी उससे. या कोई और पॉइंट लिख दीजिएगा कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी. ठीक, अच्छा जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे जा सकते हैं? ओके, अच्छा जी, कोई और सवाल आप पूछ सकते हैं बेटा. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक. आप उसमें चैट में ही बता सकते हैं. और वीडियोस मैंने लोड की हुई हैं बेटा, वो देखिएगा. ठीक है, वीडियोस में ये जो आपके पास पेपर में क्या नाम, बुक में ये बने हुए होते हैं ना,
क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं माइंड मैप। ये बड़े अच्छे होते हैं, चीज़ों को याद करने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है ट्रेनिंग के फ़ायदे बताएँ, तो ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? मे गेट इंक्रीज़ पे, यानी वर्कर को ये फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग का दूसरा एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव चांस ऑफ प्रमोशन। आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी स्किल में इज़ाफ़ा होगा एंड उसको आप कैश करवा सकते हैं। ईज़ियर टू अप्लाई फॉर जॉब एट अदर बिज़नेसेस। आपको सर्टिफ़िकेट्स मिलेंगे, आपकी सीवी में इज़ाफ़ा हो जाएगा, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। जी। पीर अली मुश्तबा साहब, पेपर में ई पार्ट जनरल आएगा, पेपर में ई पार्ट जनरल आएगा, ठीक है? ई पार्ट सर आप बता रहे हैं कि ई पार्ट 4 सवाल होते हैं, तो 2 में जनरल आएगा और 2 में केस से ही मतलब रिलेटेड होगा, तो अभी चारों सवाल में ई पार्ट अलग होगा। जी, 4 यार असल में उन्होंने एज़ सच कोई मेंशन नहीं किया। मैं उनकी पूरी वो उसको जाके देखूँगा, क्या बोलते हैं, उनका जो सिलेबस है उसको दोबारा जाके गो थ्रू करूँगा। लेकिन मैंने पेपर में चारों सवाल जनरल ही देखे हैं, ठीक है? अच्छा, जनरल का और स्पेसिफिक में क्या होता है? स्पेसिफिक में जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ना, कंक्लूजन, तो वो केस स्टडी को देख के करते हैं। और जनरल में जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मतलब डिपेंडेंट कर देते हैं या अपनी तरफ से सिचुएशन बना देते हैं, दैट्स इट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो दोनों में सेम ही होते हैं, जैसे देते हैं वैसे ही देते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इन कंक्लूजन। अगर सवाल स्पेसिफिक हो गया, आपको जो केस स्टडी दी है उस पे करना है, यानी साशा का एंगल दे दिया, तलहा का एंगल दे दिया, तो फिर आपने कंक्लूजन में उस चीज का ख्याल करना होगा, केस स्टडी से पॉइंट मेंशन करने होंगे, ठीक है? लेकिन अगर सवाल वो है क्या कहते हैं जनरल है, तो फिर आपने एक जनरल स्टेटमेंट देनी होगी और सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, ठीक है? यहाँ तक तो स्पेसिफिक नहीं आएगा, जनरल आएगा। जनरल में क्या होता है, कंक्लूजन थोड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता, तो मैं आपको जो सवाल दूँगा ना जी, मैं जनरल बना के दूँगा आपको, जितने भी पार्ट हैं, वो जनरल बना के दूँगा, ठीक है? अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। ओके, ये थोड़ा-सा मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक मसला होता है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है वर्कफोर्स प्लानिंग। व्हाट इज़ वर्कफोर्स प्लानिंग? मैं शॉर्टकट करके बताऊँगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। वर्कफोर्स प्लानिंग बेसिकली हर बिज़नेस फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है वर्कर के हवाले से। इसमें 2 बातें होती हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। जब कोई बिज़नेस फ्यूचर के लिए ये प्लान करे कि मुझे कितने वर्कर चाहिए और किस तरह के वर्कर चाहिए। सर, कितने वर्कर चाहिए ये तो समझ में आ रहा है, किस तरह के वर्कर चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ फर्दर ब्रांच ऑफ माय स्कूल, मैं अपने स्कूल की एक फर्दर ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, तो मुझे कितने टीचर्स चाहिए होंगे, मुझे कितना डोमेस्टिक स्टाफ चाहिए होगा, मुझे कितना एडमिन स्टाफ चाहिए होगा, कितने अकाउंटेंट चाहिए होंगे, कितने प्रिंसिपल चाहिए होंगे, कितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे। ये कहलाता है टाइप या नेचर ऑफ एम्प्लॉइज कहलाता है। और कितने वर्कर चाहिए होंगे। तो इन दोनों की जो प्लानिंग होती है वो कहलाती है वर्कफोर्स प्लानिंग। अच्छे बिज़नेस पहले से प्लानिंग करते हैं और फिर आगे जाके अपने बिज़नेस को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अमूमन ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आप बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे होते हैं या बिज़नेस को कुछ ब्रांचेज़ अपनी क्लोज़ कर रहे होते हैं, तब ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग में समटाइम बिज़नेस क्या करता है, अपने वर्कर्स की तादाद को रिड्यूस करता है। अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, बिज़नेस को और अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, वो वर्कर को क्या कर देता है, अपने बिज़नेस से हटा देता है मतलब, ठीक है? उस हटाने के क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, एक होता है हम वर्कर को तब हटाएँ जब वो मिस्टेक करे। इसको कहते हैं डिसमिसल। क्या कहते हैं उसको? डिसमिसल। डिसमिसल मीन्स यू आर फायरिंग आउट एन एम्प्लॉयी। हमें एम्प्लॉयी नहीं चाहिए। जॉब है, लेकिन एम्प्लॉयी नहीं चाहिए बस। स्कूल में अकाउंट्स की जॉब है, लेकिन ये टीचर मुझे नहीं चाहिए। इसको कहते हैं डिसमिसल। सो डिसमिसल अकर व्हेन देयर इज अ फॉल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयी एंड व्हेन एन एम्प्लॉयी इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन एन एम्प्लॉयी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको कहते हैं डिसमिसल। एक होता है रिडंडेंट, यहाँ लिखा होगा रिडंडेंट कहीं पे, ये रहा, ये। रिडंडेंट किसे कहते हैं? रिडंडेंट इसे कहते हैं व्हेन जॉब इज नॉट देयर। एम्प्लॉय तो मुझे चाहिए होगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जॉब भी खत्म हो गई। सर ये समझ में नहीं आया। फॉर सपोज स्कूल के अंदर अगर हम क्या करते हैं, क्या नाम है, हमने स्कूल में एक कंप्यूटर का टीचर रखा हुआ था, 5-6 कंप्यूटर के टीचर रखे हुए थे। हुआ यूं कि अब हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। अब हमने रिकॉर्डेड लेक्चर रख ली है, बच्चे वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हैं और उससे उनकी काफी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अब मुझे 5 के बजाय 1 टीचर चाहिए। अब मुझे 5 के बजाय 1 टीचर चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, बेसिकली पहले ये होता था कि हमें 5 टीचर चाहिए होते थे, वो मुख्तलिफ क्लासों में जाके पढ़ाते थे। अब लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद हैं, तो बस 1 टीचर चाहिए एज़ अ हेल्पर, जो बच्चों को सुपरवाइज़ कर सके, समझा सके, बाकी 4 टीचर की हमें ज़रूरत नहीं है।
तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में क्या होता है, एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं होता, एम्प्लॉय को हम किसी और जगह भी मैनेज कर सकते हैं। जॉब ही खत्म हो गई, जॉब ही क्या हो गई, खत्म हो गई। फॉर सपोज आजकल कैमरा आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो हो सकता है हमें गार्ड भी अब कम चाहिए, बहुत सारे काम जो है वो उसके जरिए हो सकते हैं। लाइक पीआई के अंदर क्या होता था, पहले टिकट बुक करने के लिए भी बंदा रखा होता था, अब टिकट सारे ऑनलाइन बुक होते हैं, लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं और टिकट सीट नंबर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, तो वो जो बुकिंग एजेंट है अब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो रिडेंडेंसी में क्या होता है, जॉब इज नॉट देयर, और डिसमिसल में क्या होता है, एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड। अब पेपर में सवाल क्या आएगा, हम रिडेंडेंट कब करते हैं, हम रिडेंडेंट कब करते हैं, वर्कर को कब जॉब से, वर्कर कब नहीं चाहिए होता हमें, हम वर्कर को कब रिड्यूस करते हैं, तो उसके डिफरेंट रीजन है, ये याद करने होंगे। एक तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब पता है, एनी आइडिया अबाउट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन किसे कहते हैं? सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक मिनट सफर करेंगे, बच्चे कुछ मैसेज मार रहे हैं। जी, टेक्नोलॉजी, शाबाश शाबाश। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन बेसिकली ये है, अमन ने लिखा है मोर मशीनरी। बेसिकली कुछ बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव हो जाते हैं, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो जाते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूं, क्या नाम है, आजकल जो है वो टेस्ला ड्राइवरलेस कारें आ रही हैं बकायदा आजकल। जब ड्राइवरलेस कारें आएंगी तो ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बहुत सारी मशीनरीज जो है, पहले लोग झाड़ू लगाते थे, हाथ से लगाते थे, अब मशीनें आ गई हैं जो चीजें साफ कर देती है बकायदा। पहले लोग चीजें जो है बकायदा रैक के अंदर खुद जाके रखते थे, अब लिफ्टर आ गए हैं, उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑटोमेशन का मतलब ये कि रोबोट्स आ गए। अब कई बार ऐसा होता है, लोग बैंक कॉल करते हैं, खूबसूरत से आवाज आती है, हाउ कैन आई हेल्प यू, हमारे बॉयज बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई चलो किसी लड़की की आवाज सुन ली, वो होती है किसी रोबोट की आवाज। वो रोबोट्स होते हैं बेसिकली, उनको पूरा सिखाया गया होता है, ये आजकल हो रहा है। फॉलोइंग डिमांड फॉर देयर गुड एंड सर्विस, इससे मुराद ये कि मार्केट में रेजिस्ट्रेशन आ गया। जैसे आजकल आपने देखा होगा, कोरोना वगैरह हो गया, आजकल आप, पहले कोरोना था, अब हालात और खराब हो गए। तो समटाइम जब ये बारिशें होती हैं, बरसात होते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस नहीं चल रहे होते, और ये लॉन्ग टर्म अगर हो जाए, लॉन्ग टर्म, तो बहुत सारे बिजनेस फिर बंद हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती, कोई खरीदता ही नहीं है। फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस क्लोजर, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना बिजनेस रिलोकेट करते हैं। रिलोकेट से मुराद ये कि अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरी जगह ज्यादा अच्छी होती है। कभी कभार ये होता है कि हम अपनी फैक्ट्री, शॉप, ऑफिस क्लोज कर लेते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हम कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे होते, खर्चा हम नहीं मैनेज कर पा रहे होते। ठीक है, और कभी कभार ये होता है कि हम, ये सबसे बड़ा मसला है, अ बिजनेस हैज मर्ज और बीन टेकन ओवर एंड सम जॉब हैव बिकम सरप्लस। क्या मतलब है, अभी उबर एंड करीम ने क्या किया है, वो किया है, उबर ने करीम को खरीद लिया है। एमसीबी बैंक का आपने नाम सुना होगा, एमसीबी बैंक ने एनआईबी के साथ मर्जर कर लिया है। आपने मोबिलिंग का नाम सुना होगा, मोबिलिंग ने वारिक के साथ मर्जर कर लिया है। तो बहुत सारी जॉब डबल हो जाती है। क्या मतलब, सीईओ एक चाहिए होगा, दो चाहिए होंगे, जब दो बिजनेस मर्ज हो जाए, या दो सीईओ होंगे, दो हेड होंगे, ये एक सीईओ होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, सर एक होगा। एक ही चाहिए होगा भाई आपको, हेड तो एक ही होगा ना। तो दो बिजनेस अगर मर्ज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सीईओ तो एक ही रखना होगा। इसी तरीके से आपने डायरेक्टर फाइनेंस किसी को रखना है तो एक ही रखेंगे, दो थोड़ी रख सकते हैं। तो कुछ जॉब्स आपको छोड़नी पड़ती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा डिसमिसल एंड रिडेंडेंसी। अब पेपर में सवाल क्या आएगा, एक सवाल हमारे कोर्स में है, पहले मैं देखूं इसमें, ये थोड़ा मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा मसला होता है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया था डिसमिसल क्या होता है। डिसमिसल के पीछे दो दो मेन रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि वर्कर्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, एक तो ये रीजन होता है। अगर वर्कर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, आपने उसको वार्निंग दी, फिर भी नहीं माना, फिर भी वार्निंग, मतलब छुट्टियां करता है, आपने वार्निंग दी, फिर भी छुट्टी की, फिर वार्निंग दी, तो तीसरी वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार आप उसको निकाल दें। ये लीगल तरीका है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप इस तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं डिसमिसल। और दूसरा ये रीजन होता है कि वो कोई इस तरह का एक्ट करे जो मतलब यानी आपके बिजनेस को वो कर दे, क्या बोलते हैं, आपके बिजनेस की रेपुटेशन को खराब कर दे। मतलब कोई इस तरह का एक्ट कर दे, किसी पे कमेंट कमेंट पास कर दे, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग कमेंट पास कर लेते हैं, किसी की वीडियो आ जाती है, बाज़ दफा इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आप वर्कर को फिर निकाल देते हैं, जो आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता। अच्छा जी, अब एक सवाल पेपर में आएगा, वो ये आएगा कि ये आ सकता है सवाल कि हमें वर्कर को रिटेन करना है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा,
हालात खराब हो गए, हम कॉस्ट नहीं कवर कर सकते, खर्चे बहुत हो गए हैं, तो खर्चे करने का कम करने का तरीका यही है कि हम वर्कर को निकाल दें। सवाल ये पैदा होता है हमारे पास 100 वर्कर हैं, हमें 10 को निकालना है, 10 कौन से निकालें? हमारे पास 100 वर्कर हैं और हमें 10 वर्कर निकालने हैं, तो अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते। जाहिर है कुछ यार्ड स्टिक रखेंगे, जाहिर है कुछ पैरामीटर्स रखेंगे। आप लोगों से सवाल है, हम किस वर्कर को निकालेंगे फिर? अगर आपको निकालना पड़े, कौन से 10 वर्कर निकालेंगे, क्या देखेंगे? भी कोई जल्दी कीजिएगा ताकि ये चैप्टर पूरा हो। सर सर जो ले क्या करता हूँ। जी अब्दुल्ला आप बताएं, जल्दी करें। अब्दुल्ला माइक ऑन करें, बताएं हु इज लेस एफिशिएंट। पहले देखो कि सर ठीक है। जी अब्दुल्ला आप माइक ऑन करें, मैंने बाकी को खामोश कर दिया। सर जो ज्यादा गलतियां करता होगा उसको निकाल देंगे। ठीक है, हम रिकॉर्ड देखेंगे, हम पास रिकॉर्ड देखेंगे। पास रिकॉर्ड से मुराद अब्दुल्ला ने कहा पास रिकॉर्ड देखेंगे, जिसका पास रिकॉर्ड अच्छा है उसको रखेंगे, जिसके पास रिकॉर्ड में मिस्टेक्स आ रही हैं, छुट्टियां आ रही हैं, उसको हम फिर रिटर्न कर देंगे। दूसरा हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे, अगर एक बंदा नौजवान है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, उसको रखेंगे। एक बंदा बेचारा बूढ़ा हो चुका है, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसको हटा देंगे। हनीश ने कहा है सर हम एब्सेंटिज्म देखेंगे, वो अब्दुल्ला वाली बात में आ जाए। अब्दुल्ला ने भी यही बात की कि हम पास रिकॉर्ड देखेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे। अगर वो एब्सेंट ज्यादा हो रहा था, छुट्टियां ज्यादा की थी उसने, पीछे मिस्टेक उसने ज्यादा की है, तो उसको निकाल देंगे। अच्छा जी, लेंथ ऑफ टाइम एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस, इसका क्या मतलब है? कभी कभार ये होता है कि एक बंदे को जॉब किए हुए बहुत अरसा हो गया होता है, तो बहुत सारे बिजनेस एक्सपीरियंस वर्कर को नहीं निकालता है। एक्सपीरियंस वर्कर मींस जिसको बहुत टाइम हो गया है। एक तो वो रिलायबल होता है, ट्रस्टेड होता है, मतलब उसने फ्रॉड नहीं किया होगा, इतने अरसे बैठा रहा आपके साथ। दूसरी बात, वो उसको निकालने पे खर्चा भी बहुत आ सकता है। वर्ल्ड ओवर आजकल लॉज निकले हुए हैं कि जितने अरसे वर्कर ने काम किया उतने अरसे की पे आपको देनी पड़ेगी। एक वर्कर ने 40 साल तक काम किया आपके पास, तो 40 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी निकालते वक्त। यूरोपियन कंट्री में इस तरह का लॉ है, जितने अरसे काम किया उतने उतने महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। अगर 40 ईयर्स काम किया तो 40 मंथ्स की सैलरी, 30 ईयर्स काम किया तो 30 मंथ्स की सैलरी। अब एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, तो 30 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी। तो बहुत सारे बिजनेस जिस वर्कर को बहुत टाइम हो गया होता है, दो बातों पे ही निकालते हैं। एक, उसको बहुत अच्छी खासी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, कॉस्ट का मसला हो जाएगा, फाइनेंस का मसला हो जाएगा। दूसरा, वो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो ऐसे वर्कर को रिटेन करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वर्कर विद एसेंशियल स्किल डेटा नीडेड बाय द बिजनेस। मैंने एक बात बताई थी आपको कि वर्कर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेट आर एसेट फॉर द बिजनेस। एसेट पता है किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग पढ़ी होगी। और एक वर्कर होता है डेट आर कॉस्ट फॉर द बिजनेस, COST, कॉस्ट। तो डू यू हैव द डिफरेंस ऑफ एसेट एंड कॉस्ट? एसेट किसे कहते हैं, कॉस्ट किसे कहते हैं? जी जी गाइस, गर्ल्स भी पार्ट लें, अंजलि, चांदनी, अक्सर, बेटा आप लोग भी पार्ट लें। अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है। एसेट उसे कहते हैं जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। जी मुस्तफा बेटा, आपने हैंड रेस किया था, आपने डायरेक्ट हैंड नीचे कर दिया, ऐसे नहीं करें, बोल सकते सर हैं। आपने बता दिया बस इसीलिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। मुस्तफा बेटा मैं ये कह रहा हूँ, एसेट उसे कहते हैं जो फ्यूचर में क्या करें, इकोनॉमिक बेनिफिट दें आपको। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय वो होता है जो बिजनेस के लिए एसेट होता है, और एक एम्प्लॉय वो होता है जो बिजनेस के लिए कॉस्ट होता है। कॉस्ट मीन एक्सपेंस, बस हमारा खर्चा हो रहा है, फ्यूचर में कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें उससे। तो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए मतलब आइकॉनिक वर्कर होते हैं, मतलब वो बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचा रहे होते हैं। यानी शाहिद अफरीदी को बहुत बार टीम में रखते थे। जब पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम होती थी ना, तो कभी भी शाहिद अफरीदी को आउट बाहर नहीं निकालते थे। उसकी वजह क्या थी कि एड वगैरह बहुत सारे मिलते थे, लोग स्टेडियम में मैच देखने बहुत आते थे, शाहिद अफरीदी का एक नाम होता था, और सारे पैसे उसी बात के होते थे। तो कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए इसके इमेज का पार्ट होते हैं, जिनकी वजह से सारे कस्टमर आ रहे होते हैं, तो लोग उनको रखते हैं, बोलते हैं यार ये वर्कर काम के वर्कर हैं, हमारी सेल अच्छी हो रही है, हमारे पास लोग इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं बस अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, आपको ऐसा सच फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्वीपर हो गया, वो स्वीपर अगर चला जाए दूसरा आ जाएगा, स्वीपर को मसला नहीं। आपने गार्ड रखा हुआ है, गार्ड निकल गया दूसरा गार्ड आ जाएगा। लेकिन आपका एक स्कूल है और एक टीचर है, बहुत जबरदस्त टीचर है, आला लेवल का टीचर है, उस जैसा कोई टीचर नहीं है, तो उसके निकलने से क्या होगा, आपके स्कूल पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, रेपुटेशन पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अट्रैक्टिव मैनेजर हु इज गुड इन कम्युनिकेशन। जी बेटा, पीर मुश्तबा सही फरमा रहा है। तो कुछ वर्कर एसेंशियल स्किल्स वाले होते हैं, मतलब दे आर एसेट फॉर द बिजनेस, या हमें लगता है अगर वो चले गए तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती।
तो हम उन वर्कर्स को फिर रखते हैं, रिटेन करते हैं। और आखिर में विच डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस नीड टू लूज वर्कर एंड विच नीड टू रिटेन। इसके क्या मतलब है, कभी कभार हमारे पास क्या हुआ था, ये बड़ी कंपनी, मशहूर नाम भूल गया, इंडिया की बड़ी मशहूर एयरलाइन थी, किंगफिशर एयरलाइन, किंगफिशर एयरलाइन। तो उनके साथ बड़ा मसला हो गया था, उनके साथ ये मसला हो गया था कि उनके खर्चे बहुत हो रहे थे और सेल न होने के बराबर थी, कर्जे बढ़ते जा रहे थे, क्या करें क्या करें। तो उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट में क्या होता है, एक पूरी लेयर हम हटा देते हैं, एक पूरी लेयर हटा देते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, आप लोगों ने वो चार्ट देखा होगा, अभी रिसेंटली भी दिखाया था। सबसे पहले सीईओ आ रहा था, सीईओ के बाद डायरेक्टर आ रहा था, डायरेक्टर के बाद सुपरमार्केट मैनेजर आ रहा था, फिर सुपरवाइजर आ रहा था। तो बहुत सारे बिजनेस क्या कर देते हैं कि हमने सीईओ के बाद किसको रखा है, डायरेक्टर को रखा है, डायरेक्टर के बाद किसको रखा है, सुपरमार्केट मैनेजर को रखा है, मैनेजर के बाद बाज़ दफा जूनियर मैनेजर भी होता है, और जूनियर मैनेजर के बाद बाज़ दफा क्या होता है, आपका वो भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जूनियर मैनेजर क्यों रखा है, हटा दो भाई, जो काम सुपरमार्केट मैनेजर कर सकता है उसके लिए जूनियर मैनेजर क्यों रखा हुआ है आपने, हटा दो। तो सम टाइम क्या होता है, हम सोचते हैं कि जूनियर मैनेजर को खत्म कर देना है, तो जो जो जूनियर मैनेजर होंगे वो सारे हट जाएंगे। सम टाइम हम सोचते हैं हमारा ये डिपार्टमेंट फालतू है, क्या मतलब, एक बिजनेस ने एक डिपार्टमेंट बनाया, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम है कि जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो मार्केटिंग में, फाइनेंस में, और क्या बोलते हैं एचआर में और ऑपरेशन में हेल्प करेंगे, तो ये बाकी डिपार्टमेंट को गाइड करता है। अब फॉर सपोज आपको लगता है आपके सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, आईटी डिपार्टमेंट फालतू में, तो आप उसको बंद कर दें, उसके सारे वर्कर को रिटेन कर दें, बाकी डिपार्टमेंट्स को आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अभी इसी चैप्टर की एक सवाल है, उसमें कंपनी पियानो बना रही है और वायोलिन बना रही है, पियानो और वायोलिन। अब वो कंपनी जो है फोकस करना चाह रही है पियानो के ऊपर, तो जाहिर, और जितने भी वर्कर्स हैं सारे पियानो पे लगाना चाह रही है। अब क्या होगा, वो वर्कर्स जो वायलिन बनाते थे, वो वर्कर्स जो वायलिन के अंदर इन्वॉल्व थे, अब उनको क्या करना पड़ेगा, रिडेंडेंट करना पड़ेगा, अब उनको निकालना पड़ेगा, उनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, एक स्कूल ओ लेवल खत्म कर दें, तो जो ओ लेवल के टीचर हैं अब ज्यादा काम के नहीं होंगे। ठीक है, अब उनमें से जो इंटर में लग सकता है उसको इंटर में पढ़ाने पे लगा दें, बाकी ज्यादातर वर्कर क्या होंगे, रिडेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब जल्दी से आगे पढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। लीगल कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयमेंट इशू, ये क्या है, ये मैं जरा समझा दूं आपको। अच्छा, लीगल कंट्रोल में हमें क्या पढ़ना है, चार चीजें वो हमें पढ़नी है। अच्छा, पेपर में एक नॉर्मली सवाल आता है, वो नॉर्मली सवाल ये आता है कि यार ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ ना, बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम जब किसी वर्कर को हायर करते हैं ना, तो फिर एक निकाहनामा साइन करना पड़ता है ताकि कल फ्यूचर में मसले नहीं हो। ठीक है, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन बताने होते हैं और उस पर साइन लेनी होती है, ताकि कल वर्कर मसला नहीं खड़ा करे। हमारे पास एक लीगल बाइंडिंग कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये किस्म का एग्रीमेंट होता है वर्कर के दरमियान एंड एम्प्लॉयर के दरमियान, जो मालिक है, जो बॉस है, उसके दरमियान। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा आपके बॉस का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जॉब का टाइटल क्या है, अकाउंटेंट क्या है, किस तारीख पे आपकी जॉब शुरू होगी, ताकि पे का मसला नहीं हो, आप उन्हें पे कम दिए, हफ्ते में कितने घंटे काम करना है, आपकी आपको एक घंटे के कितने पैसे देंगे, उसके अलावा साल में बोनस देना है नहीं देना उसके बारे में बात होती है, किस तारीख को पेमेंट मिलेगी, कैसे पेमेंट मिलेगी, पूरे साल में कितनी छुट्टियां हैं। और कभी कभार ये होता है कि एम्प्लॉय बोलता है मैं जॉब छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो बाज बिजनेस रूल बनाते हैं कि अगर आपने जॉब छोड़नी भी है तो 1 महीना पहले बताना होगा, ताकि हम दूसरा एम्प्लॉय मैनेज कर सकें। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो फिर हम आपकी जो बोनसेस है वो नहीं देंगे, या जो भी आपकी सैलरी बनती है, तीन आपने 15 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो वो नहीं देंगे, या जो पेंशन बनती है वो नहीं देंगे। तो इसको हम कहते हैं नोटिस सर्व। तो बहुत सारे यानी एम्प्लॉय क्या करते हैं, जब भी जॉब छोड़ते हैं 1 महीना पहले बताते हैं, ताकि जो बिजनेस है वो दूसरा बंदा मैनेज कर सके, और जो भी मेरी बकाया जात रकम है वो सारी मिल जाए। अच्छा, तो ये इतना नहीं आता पेपर में, ये ए लेवल में ज्यादा है, आपके सामने डेफिनेशन आ सकती है, और हो सकता है पेपर में वो बोले कि 2 कंटेंट बता दो, 2 चीजें बता दो जो कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट में होंगी, उसके अलावा इतनी कोई चीजें नहीं आती। ठीक है, अच्छा जी, ये आ सकता है। इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे बेसिकली ये होते हैं कि भाई आपको आपकी जो क्या नाम है रूल, आपके जो क्या नाम है काम होता है उसका पता लग जाता है। ठीक है, एक किस्म की सिक्योरिटी हो जाती है, कल अगर जॉब से निकालेगा आपको बगैर बताए निकालेगा, पे में पैसे काटेगा, तो आप क्या नाम है कोर्ट जा सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट ले जाके। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है बकायदा
कि अगर आपने छुट्टियां ज्यादा की तो आपको एक वार्निंग मिलेगी, फिर छुट्टियां ज्यादा की फिर दूसरी वार्निंग मिलेगी, और तीसरी बार आपको जॉब से निकाल सकते हैं। देयर इज नो से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वक्त से पहले पता लग जाती है। अच्छा, हमारे कोर्स में लॉज हैं, एम्प्लॉयज के हवाले से कुछ लॉज बनते हैं। उसमें 4 लॉज है। कितने लॉज है बेटा? मेरे साथ है सब? जल्दी बताएं गाइस, पहले मुझे बताएं, आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, हमें क्या पढ़ना है, जरा देखें टाइम हमारे पास कम है। अभी हम 4 लॉज पढ़ेंगे। वो लॉज इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ने। पेपर में क्या होगा, वो आपको पेपर 2 में इसका सवाल बहुत आता है, पेपर 1 में बहुत कम आता है। पेपर 2 में क्या सवाल आएगा? पेपर 2 में बोलेगा गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉयज के लिए लॉज बनाए। पहला लॉ, एम्प्लॉय को इतनी पे देनी है, उसको कहते हैं मिनिमम पे। लाइक हमारे पाकिस्तान में एक लॉ बना है कि एम्प्लॉय को 21,000 लाजमी देने। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लॉ बना है कि कम से कम 21,000 देने, इससे कम नहीं देने। इसी तरीके से एक और लॉ बना है कि आप अगर कोई हिंदू होली पे छुट्टी करता है, कोई ईसाई ईस्टर पे, या क्या बोलते हैं क्रिश्चियन, वो 25 दिसंबर आता है, उस पर क्रिसमस डे पे छुट्टी करता है, आप उसको जॉब से नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में एक लॉ बना है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी लीव के लिए अप्लाई करती है तो आपको देनी है, और पे भी नहीं काटनी है आपने उसकी। तो ये मुख्तलिफ लॉज बनाए। तो पेपर में सवाल क्या है कि इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होगा। एक सर्टेन लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। लाइक फॉर सपोज गवर्नमेंट ने मिनिमम पे रख दी 21,000, मैं वर्कर्स को देता हूँ 20,000, अब मुझे कितनी पे देनी पड़ेगी? 21,000। अब मुझे पता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, जल्दी से बताएं। अगर गवर्नमेंट वर्कर्स की पे बढ़ा देती है एंड आई एम पेइंग लेस, अब अगर मैं वर्कर को ज्यादा पे करूंगा तो क्या फायदा होगा, मुझे बताएं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? एक्सीलेंट बेटा, अमर सर बेटा। उनकी एक्सपेक्ट पीरियडली मुश्तबा साहब, हमें वर्कर के हवाले से बताना है, बिजनेस के हवाले से बताना है। आपकी बात सही है, वर्कर को ज्यादा पे देंगे तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, आगे जाके चीजें ज्यादा खरीदेंगे, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन हमें बिजनेस के हवाले से बताना है। तो आप सब सही कह रहे हैं, वर्कर के अंदर मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, ये फायदा है। सिंपल एक फायदा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम वर्कर को ज्यादा पे देते हैं तो एक मसला भी होगा। वर्कर को ज्यादा पे देंगे, मिनिमम पे अगर गवर्नमेंट ने 21,000 रख दी, हम 20,000 देते थे, जब हम ज्यादा पे देंगे तो एक प्रॉब्लम भी होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत सारे बिजनेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। वो क्या करेंगे, या तो वर्कर को रिडंडेंट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। तो आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है मिनिमम पे। तो मिनिमम पे का फायदा क्या हुआ? वर्कर मोटिवेट होगा, मोटिवेट होने से उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। हो सकता है हम ट्रेनिंग भी दें कंपनसेट करने के लिए कि यार पे ज्यादा दे रहा है, तो हम ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि जस्टिफाई हो जाए, ठीक है। और नुकसान क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट लॉ बनाती है अनफेयर डिसमिसल का। डिसमिसल फेयर कब होता है? जब आप वार्निंग देते हैं और फिर निकालते हैं। लाइक एक वर्कर नहीं आया आज छुट्टी की बगैर बताए, तो आप नहीं निकाल सकते, आप पहले वार्निंग दें उसको, उसको शोकाज नोटिस दें कि भाई क्यों नहीं आया, वो रीजन देगा, फला देगा। आप बोले ठीक है आगे नहीं करना, दोबारा छुट्टी की, दूसरी वार्निंग दें, तीसरी बार छुट्टी की, आप निकाल दें उसको। ये लीगल है। तो अगर कोई बंदा बगैर बताए, हम किसी को बगैर वार्निंग के निकाल देंगे, अनफेयर डिसमिसल है। हम किसी वर्कर को इसलिए निकालें कि उसने क्या नाम है अपना किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन किया था, ये गलत है। हम वर्कर को इसलिए निकालें कि कोई फीमेल वर्कर थी, प्रेगनेंसी लीव पे गई हुई थी, इस पे निकाल दिए, ये अनफेयर है। तो गवर्नमेंट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर आपने किसी वर्कर को अनफेयर डिसमिस किया है, तो फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वो वर्कर एक कोर्ट में जाएगा जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और आपके खिलाफ क्लेम करेगा, आपको हो सकता है कंपनसेशन देनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है इसका। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर आप किसी वर्कर को अनफेयर डिसमिस करेंगे तो वो ट्रेड यूनियन के जरिए आपको प्रेशराइज कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है और आपके खिलाफ कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इस पे ऐसे सवाल नहीं आता, इस पे ऐसे इतना सवाल नहीं आता। आगे चलते हैं। दूसरा है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। सर आपने जी जी बताएं भाई। जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हो? सर आपने जैसे कहा कि लॉस का जो क्वेश्चन आता है तो वो कितने मार्क्स का, 12 का आता है, 8 का? 12 मार्क्स का आता है, और उसमें मिनिमम पे तो मैंने देखा है, और बाकी क्या, हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मिनिमम पे बहुत आता है। अच्छा, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी का बता दूं,
क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी ये होता है कि आप किसी वर्कर को हायर कर रहे हैं, तो अगर वो सीमेंट का काम कर रहा है तो आपने उसको वो क्या बोलते हैं ग्लव्स देने हैं, बिजली का काम कर रहा है ग्लव्स देने हैं, अगर वो पानी के अंदर जाता है तो उसके लिए सेफ्टी वो क्या बोलते हैं सेफ्टी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो देने हैं आपने। अगर वो कोई बर्फ में काम कर रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें देनी है आपने। मतलब अगर जिस तरह का काम है आपने उसकी इंजरी से बचाना है उसको। अगर कोई ड्राइवर है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। ये कहलाता है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो गवर्नमेंट बाज़ दफा हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बनाती है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का फायदा भी है नुकसान भी है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का फायदा क्या है, आप वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसको सेफ्टी इक्विपमेंट दे रहे हैं, उसको क्या नाम है उसकी उसको इंजरीज से बचा रहे हैं, हत्ता वल इम्कान इंजरीज से बचा रहे हैं, टेम्परेचर नॉर्मल रखते हैं एरिया का, ताकि वर्कर्स को क्या नाम है सफोकेशन नहीं हो। इससे वर्कर क्या होगा मोटिवेट होगा। इससे वर्कर क्या होगा उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, वो ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करेगा। इससे वर्कर की एक सेफ्टी नीड पूरी होगी। आपने पढ़ा होगा ना मास्लो की थ्योरी, तो इससे भी मोटिवेशन ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। नुकसान क्या होगा, जब हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट हम देंगे तो हमें बड़ा नुकसान ये होगा, हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा। अच्छा एक और फायदा भी होगा हमें, एक और फायदा भी होगा हेल्थी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट का एक फायदा और है कि इंजरीज कम होंगी। इंजरीज कम होगी, वर्कर्स जो हैं एक्सीडेंट कम होंगे। एक्सीडेंट कम होंगे तो हमारी जो क्या नाम है ये जो इमरजेंसी कॉस्ट आती है ये भी कम हो जाएगी। तो पेपर में 4 लॉज हैं, वैसे 2 लॉ वाइडली टेस्ट होते हैं, एक होता है मिनिमम पे, एक होता है हेल्थ एंड सेफ्टी। बाकी एक है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, एक है अनफेयर डिसमिसल। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ये है कि मुझे प्रमोशन करनी है तो मैं चांडियों को प्रमोट करूंगा, सुमरों को नहीं करूंगा। दिस इज अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। मुझे प्रमोशन करनी है, मैं सिंधियों को करूंगा, पठानों को नहीं करूंगा। वो सुना है ना तासुब परस्ती, ये चीज। सो बेटा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी और मिनिमम पे ये अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं अगेन बता दूं, बुक से ज्यादा जो हम वो करेंगे ना क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज्यादा काम अच्छा होगा। यार सिलेबस मैंने 15 अक्टूबर लास्ट रखा हुआ है, उससे पहले करा के दूंगा तुम्हें, उससे पहले करा के दूंगा। आप टेंशन छोड़ें इस चीज की, आप सिलेबस का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, आप टेंशन नहीं है। मैंने 15 अक्टूबर रखा है, मैं उससे पहले करा के दूंगा। पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी भी साथ साथ करा के दूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह।